हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई एम रिचा गुप्ता विथ यू ऑल। और आज के सेशन में हम स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स कंप्लीट करने के बाद रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रखा है रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स का। सो यू कैन सी यहाँ पर मैंने पूरा नॉमिनेट करके रखा है। दिस इज रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर। क्लियर? अब मुझे लगता है कि आपने स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स अब कंप्लीट कर लिया होगा, चाहे उसकी वर्किंग हो, फंक्शनिंग हो, एफिशिएंसी, डेप्थ ऑफ द टैंक, नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दी थी। हाँ, क्वेश्चन फॉर्मेट हमने नहीं डिस्कस किया है, तो क्वेश्चन फॉर्मेट के लिए आज के सेशन के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पूरा वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है? बिकॉज आई वांट कि पहले आपकी थ्योरी क्लियर हो, देन आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जितना पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। क्लियर? सो पहले यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम। मैं फिर से, अगर बाय चांस आपको कोई पोर्शन नहीं दिख रहा होगा तो पहले मैं हर पार्ट को रीड कर देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है? एंड देन फिर मैं इसकी वर्किंग, ऑपरेशनल सब कुछ हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पानी आ रहा है कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक से, पहला। सेकंड, आप देख रहे हो यहाँ पर कि इसके बाद बात करूं तो इनलेट चेम्बर, जैसे आपका स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में भी था। देन यू कैन सी यहाँ पर भी आपका मीडियम पार्टिकल्स है, सैंड फिल्टर मीडिया। देन यू हैव ग्रेवल, फिर आपके यहाँ पे लेटरल्स है, मेन ड्रेन्स हैं, एंड उसके बाद अगर आप और आगे देखोगे यहाँ पर तो आपका वॉश वाटर स्टोरेज टैंक है, और एयर कंप्रेसर यूनिट। अगर आपको टॉप का देखने में प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज लोगो आ जाता है, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दिया आपको कि आप यू कैन सी दिस इज वॉश वाटर स्टोरेज टैंक है, और दूसरा ये एयर कंप्रेसर यूनिट है। क्लियर? इसके बाद अगर आप डाउन साइड में देखोगे तो यहाँ पर एक वॉश वाटर गटर है, ये आपका फिल्टर्ड वाटर निकलने के लिए ओपनिंग प्रोवाइड की गई है, और ये फिल्टर रेट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर लगाया हुआ है। क्लियर? तो ये जस्ट एक तुम्हें मैंने बताया कि बेसिकली क्या नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करके रखा है। अब सबसे पहले मैंने पहले भी बोल चुका था, स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स पढ़ के आना। रीज़न, यहाँ पे हम दोनों का कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे, बिकॉज अगर किसी चीज़ को आज की डेट में नहीं ले रहे हैं और उसके बदले किसी और चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो किसी चीज़ को रिजेक्ट करने का कोई रीज़न तो होना चाहिए, ठीक है? क्यों किया, क्या अच्छाई थी इस रैपिड सैंड में कि आपने स्लो सैंड फिल्टर्स को आज की डेट में आप उतना यूज़ नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि एक तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन था जो कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। क्लियर? तो अब अगर मैं बात करूं, आज के सेशन में बात करूं, तो हमारा एक तो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स हमको पढ़ना भी है, दूसरा हमें कंपैरिजन भी करना विद एसएसएफ, दैट इज स्लो सैंड फिल्टर्स, ठीक है? सो अगर शॉर्ट में बोलो तो एसएसएफ स्लो सैंड फिल्टर्स एंड आरएसएफ रैपिड सैंड फिल्टर। क्लियर? सो अब बात करते हैं आगे। सबसे पहली चीज यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने रेड से मार्क करके रखा है 1 2 3 4 5 6, ये मैंने पूरे वॉल्स मार्क करके रखे हैं, ठीक है? अब अगर आप स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में देखो तो वहाँ पे दो ही वॉल्व थे, एक था इनलेट वॉल्व और एक था आउटलेट वॉल्व। पर यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 वॉल्व्स आर देयर, ठीक है? तो पहला चीज तो यही डिफरेंस आ गया। अब दूसरी चीज आती है जिसके बारे में हमें फोकस करना है, वो है फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया है सैंड, वहां पर भी सैंड था, कोई इशू नहीं है, बट वहां पे मैंने सैंड के केस में आपको दो चीजें बताई थी, एक D10 बताई थी, इफेक्टिव साइज ऑफ ग्रेन पार्टिकल, और दूसरा मैंने आपको बताया था CU के बारे में, जो बेसिकली आपको ग्रेडेशन बताता है पार्टिकल्स का। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सैंड की, इफ आई टॉक रिगार्डिंग सैंड, तो इसका D10 निकल कर आता है, वहां पर कितना निकल कर आया था D10 की वैल्यू? वहां पे कितनी निकल के आई थी? हम लोग जनरली बहुत कम देते हैं, 0.2 0.3 mm। देखो हर बुक्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल जाएगा, राउंड अबाउट इतनी ही वैल्यू रहती है, ठीक है? पर इस केस में जो साइज है पार्टिकल्स का वो कंपैरेटिवली स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस से बड़ा होता है। कितना होता है यहाँ पर बात करूँ तो 0.35 to 0.55 mm,
इस रेंज में होता है, दैट इज 10% पार्टिकल्स जो है वो इससे फाइनर साइज के होंगे, बाकी 90% जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो इससे बड़े साइज के होंगे। तो आप लगा ही सकते हो इससे अंदाजा कि पार्टिकल साइज कंपैरेटिवली बड़ा निकल कर आता है किसके केस में, रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में। अब इससे एक कंक्लूजन जो आप ड्रॉ कर सकते हो वो ये, इससे एक कंक्लूजन जो आप ड्रॉ कर सकते हो वो ये कि अगर पार्टिकल साइज बड़ा निकल कर आ गया, पार्टिकल साइज अगर बड़ा निकल कर आ गया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि पिछले केस में स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में हमने बोला था कि इवन फाइनर इम्प्योरिटी भी इंट्रैप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुरू की आपने 90 सेंटीमीटर में 15 to 30 सेंटीमीटर जो लेयर प्रोवाइड की थी सैंड की, वो फाइनर क्वालिटी की थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो साइज बड़ा है, इसका मतलब जो फाइनर इम्प्योरिटीज होगी वो नीचे तक पेनिट्रेट कर जाएगी, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आपको उतनी डिजायर्ड एफिशिएंसी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर एक और सेकंड चीज बोली थी मैंने, दूसरे पेन से दिखा देती हूं। CU क्या था? ये D60/D10, इसकी वैल्यू यहां पर आती है 1.2 से 1.6। वहीं अगर मैं बात करूं किसके केस की, स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में, वहां पर इस CU की वैल्यू आई थी 3 to 5, ठीक है, वहां पर इसकी वैल्यू आई थी 3 to 5। तो मैंने आपको बोला कि आपने जियोटेक में पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता दूं कि CU की वैल्यू अगर 6 से ज्यादा आती है, ग्रेटर देन 6 होती है सैंड्स के केस में, एक्सक्लूसिवली फॉर सैंड्स, तो क्या होता है, आपका ये जो पार्टिकल है ये वेल ग्रेडेड होता है। तो मैंने कहा था कि देखो, पुअरली ग्रेडेड आपका स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स भी है और रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स भी पुअरली ग्रेडेड है। बस फर्क इतना है कि जो स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर है उसके मीडियम पार्टिकल्स रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के मीडियम पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज्यादा वेल ग्रेडेड है, बस। और अगर ब्रॉडर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करो तो हाँ, दोनों ही पुअरली ग्रेडेड है, बट अगर इनके रिलेटिव टर्म्स में बात करो तो वो ज्यादा, स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के पार्टिकल्स ज्यादा वेल ग्रेडेड है। सो अब यहाँ पर अगर मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ग्रेडेशन यूनिफॉर्म है या पुअरली ग्रेडेड है, मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट है थ्रू आउट द सैंड, यहाँ पे तो वो बात ही नहीं हो रही है कि 15 to 30 सेंटीमीटर फाइनर क्वालिटी के, यहाँ पे सिर्फ सैंड है और उनका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, पुअरली ग्रेडेड है, ठीक है। अब अगर पुअरली ग्रेडेड है मतलब इसमें तो वो पूरे कंसेप्ट ही नहीं लगने वाले। कौन से कंसेप्ट? याद करो क्या बात ही हुई थी, पूरी कहानी हुई थी कि शुरू की 1.5 से 3 सेंटीमीटर की लेयर को रिमूव कर देंगे सफाई करते टाइम, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा रिटेन हुई होगी, और बाकी को सरफेस रेकिंग कर देंगे। ये सब फेनोमेना किया था, बट यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना होगा। आपने कुछ अरेंजमेंट ही नहीं दिया ऐसा, आपने सिर्फ सैंड की लेयर दे रखी है, आपने उसका इफेक्टिव साइज भी ग्रेन का ज़्यादा है, CU की वैल्यू भी कम है। मतलब इन शॉर्ट अगर आप इसके फिल्टर मीडिया की बात करो तो इसके कंपैरिजन में आप बोल रहे थे स्लो सैंड फिल्टर अच्छा है, आपके दिमाग में तो यही आएगा फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि फाइनर इम्प्योरिटीज को भी रिमूव कर दिया और ज़्यादा सफाई का कुछ था ही नहीं, 1 से 3 महीने में करना पड़ता था, ऊपर की 1.5 से 3 सेंटीमीटर की लेयर को रिमूव करना पड़ता था। बिल्कुल सही, कुछ गलत नहीं बोला आपने, ठीक है। तो अभी तक तो आपको मैंने ये बताया। अब पहले बाकी के जो भी इसके डिज़ाइन पैरामीटर्स है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसकी वर्किंग समझाऊंगी, ठीक है। बेसिकली इसकी वर्किंग क्या होती है। और एक चीज़ बस बता दूं, वहाँ पर एरिया टैंक का जनरली हम लोग 100 मीटर से 1000 मीटर स्क्वायर तक इतना बड़ा एरिया लगता था, यहाँ पे जनरली 100 to 100 मीटर स्क्वायर इतना ही एरिया लगता है, इतना ज़्यादा एरिया नहीं लगता जितना स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में लगता है, विच कम्स आउट टू बी वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ RSF। क्यों RSF का ये एडवांटेज निकल कर आता है? क्योंकि विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्पेस की हो गई है,
ठीक है, पहले के जमाने में फ्लैट्स हुआ करते थे क्या? वो तो आज के जमाने में हो रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि स्पेस लिमिटेड है। जो उस जगह में जब एक इंसान 4 लोग रह सकते थे, आज वहां पे 40 लोग रह रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे फ्लैट सिस्टम हो गया है। इवन मोर देन दैट आर रिसाइडिंग, मैंने जस्ट एन एग्जांपल दिया है। तो कहने का मतलब स्पेस की अवेलेबिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। और हमारा भी मेन मोटिव है कि अब हमको तो विद द इंक्रीजिंग ट्रेंड आप देख रहे हो जो अभी चल रहा है, ठीक है, कि पॉपुलेशन इंक्रीज है, तो हमको उस हिसाब से ट्रीटमेंट यूनिट्स डिजाइन करनी पड़ेगी, बेस्ड ऑन इकोनॉमी, बेस्ड ऑन स्पेस अवेलेबिलिटी, बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर, बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी। इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेस को ध्यान में रखोगे, क्या क्वालिटी चाहिए पानी की, कितना डिजायर्ड डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, इन सबको भी ध्यान देना पड़ता है। क्लियर? जिसमें वन ऑफ द पैरामीटर मैंने आपको बताया। अब बारी आती है कि ठीक है, चलो रैपिड साइन ग्रेविटी फिल्टर्स निकाल लिया, पहले ही आपने बता दिया कि इसमें तो पार्टिकल साइज बड़े निकल कर आते हैं, उतनी एफिशिएंसी नहीं मिलती, तो ठीक है, अब तो जान ही लिया इसकी लिमिटेशंस। अब जानते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो देखो, वाटर फ्रॉम कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक इसमें आता है। जनरली इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी कहीं से भी ले आओ, पर हाँ, हम लोग जनरली इसको कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक से लेकर आते हैं। और रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स में कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक, स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में प्लेन सेडिमेंटेशन। वहां पर एक्सक्लूसिवली आपको ध्यान रखना है कि पानी प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से आए। यहाँ पर आप जनरली इसको कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक से ले आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पर आप देख रहे हो पहला वॉल्व है, ये वॉल्व खुलेगा, पानी गया इनलेट चेंबर में। इनलेट चेंबर से पानी जाएगा कहाँ पर? इनलेट चेंबर से पानी जाएगा इस वर्किंग चेंबर में, जहां आपके मीडियम पार्टिकल्स हैं। तो आप देख सकते हो सैंड के पार्टिकल्स है। जैसे ही पानी सैंड के मीडियम पार्टिकल्स में गया, वो चारों प्रोसेस जो आपने पढ़ रखी है, कौन कौन सी पढ़ रखी है? मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेडिमेंटेशन, बायोलॉजिकल चेंजेस, इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस, सब चालू हो जाएंगे, सब होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सब होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद जैसे ये सब हो रहा है, पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद आप देखोगे कि नीचे ग्रेवल की लेयर है। मैंने आपको एसएसएफ के केस में बोला था कि ग्रेवल की लेयर आपका फिल्ट्रेशन का काम नहीं करती है, उसका सिर्फ एक ही काम है, सैंड के मीडियम पार्टिकल्स को सपोर्ट करना। यहाँ पर ग्रेवल के दो फंक्शन है, दो वर्किंग करनी पड़ती है इसको। क्या? पहला तो वही काम जो एसएसएफ में भी था, क्या था? कि सैंड की लेयर को सपोर्ट करना, पहली चीज। दूसरा चीज ये होता है कि ये जो ग्रेवल की लेयर है, इसको आपको प्रॉपरली प्लेस करना है। क्यों प्रॉपरली प्लेस करना है? रीजन इसको प्रॉपरली प्लेस करने का ये निकल कर आता है क्योंकि जब आप अभी आगे जस्ट आपको बताऊंगी थोड़ी देर में कि जब आप लोग वापस क्लीनिंग करते हो तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पानी का। अब इस पार्ट को शायद अभी तुम्हें समझ में ना आए, जस्ट अभी बता दिया है। अभी जैसे ही मैं क्लीनिंग की बात करूंगी, मैं इस पॉइंट को थोड़ा स्ट्रेच करके आपको बताऊंगी, एग्जैगरेट करके। क्लियर? सो अभी तो मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, सैंड में गया, काम वही हो रहे हैं, वही पूरी मैकेनिज्म्स फॉलो हो रही है। ग्रेवल में गया, ग्रेवल से जाएगा किसमें? इन लेटरल्स में, लेटरल से जाएगा मेन ड्रेन में, एंड मेन ड्रेन से पानी यहाँ पे चला जाएगा आपके फिल्टर्ड वाटर आउटलेट, जहाँ से इसको डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा। पहले भी बता चुका, डिसइंफेक्शन तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा जब आप रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर से पानी को फिल्टर करोगे। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या किया? अभी तक पूरे प्रोसेस में आपने क्या किया? वॉल्व 1 और वॉल्व 4 ने काम किया। इट वॉज ओनली वॉल्व 1 एंड वॉल्व 4 विच वे फंक्शनिंग हियर। अब बात करते हैं आगे की। काम होता जा रहा, फिल्ट्रेशन हो रहा है। हाँ, तो मैं पहला डाउट की मैम कितना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हो रहा है? आपने बोला एरिया कम लगता है, ठीक है, तो ये भी तो बताओ कि कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ठीक है, जनरली इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है 3000 to 6000 liters per hour per meter square, और you can write liters per meter square per hour। ठीक है, इतना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है किसके केस में? रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में। और अगर मैं बात कर दूं स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की, तो वहां पर 100 से
200 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। डे के टर्म्स में बताया था, आवर के टर्म्स में एक देखो ये वैल्यूज रेंज है कि ऑलमोस्ट इसके अबाउट होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको बुक्स में मिलेगा, तो आप लोग पूरे कंसेप्ट को तो छोड़ देते हो, एक दो वर्ड्स को पकड़ लेते हो, मैम इस बुक में ये दिया है, उस बुक में ये दिया है, तो उसमें दिमाग मत लगाओ, कंसेप्ट में दिमाग लगाओ। क्लियर? तो ये जनरली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन निकल कर आती है आरएसएफ के केस में और एसएसएफ के केस में। तो आप बता सकते हो कि कितना टाइम्स रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा निकल कर आता है इन रैपिड सैंड फिल्टर एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर्स। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट। तो अब मेरे दिमाग में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा होगा भी, क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ एसएसएफ जैसे हुआ ही नहीं, फाइनर पार्टिकल, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा, फाइनर इम्प्योरिटीज आर इंट्रैप्ड, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम, ये वाला तो कोई फंडा ही नहीं है यहाँ पर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर तो होना ही था, यहाँ पर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा निकल कर आनी ही थी। चलो, वॉल्व 1 वॉल्व 4 काम कर रहे हो गया। अब एक टाइम के बाद ऑब्वियस सी बात है इम्प्योरिटीज तो आएगी जिसके कारण अब आपको प्रॉपर अमाउंट में एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। क्या करें? ऑब्वियसली सफाई करनी पड़ेगी। कैसे सफाई करें? सफाई करनी है ना, कैसे सफाई करें? अब यहाँ पे मत बोलना कि सिर्फ सैंड के पार्टिकल्स को रिमूव कर दो, रेकिंग कर दो, यानी कि सरफेस क्लीनिंग कर दो। सिर्फ सरफेस क्लीनिंग से काम नहीं होगा रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स में। रीजन, यहाँ पे जो मीडियम पार्टिकल्स है सैंड के वो पुअरली ग्रेडेड है, जिसकी वजह से नीचे तक आपकी जो सैंड की लेयर्स है उसमें इम्प्योरिटीज इंट्रैप है। तो अगर आप बोल रहे हो सिर्फ सरफेस क्लीनिंग करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, मतलब आपको कुछ फायदा नहीं है, कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। क्या करें, कैसे साफ सफाई करें? इसलिए एक कंसेप्ट आता है बैक वॉशिंग का। दिस कंसेप्ट इज फॉर रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स। अब बैक वॉशिंग क्या होती है? बैक वॉशिंग बेसिकली आप क्या करते हो, जो इम्प्योरिटीज इंट्रैप है फिल्टर मीडिया में उसको रिमूव करने के लिए जब आप सफाई करते हो, पानी को सप्लाई करते हो, वॉश करते हो, दैट इज बैक वॉशिंग। अब इसका नाम बैक वॉशिंग क्यों रखा? अप वॉशिंग, फॉरवर्ड वॉशिंग, कुछ भी रख देते। ये बैक वॉशिंग रखने की जरूरत क्या थी? साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो ये बैक वॉशिंग रखने की क्या जरूरत थी? तो समझो, जब आप फिल्ट्रेशन हो रही है तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? सैंड से ग्रेवल, ग्रेवल से आपका लेटरल ड्रेन से मेन ड्रेन से फिर आउटलेट वॉल्व में जाता है। पर जब बैक वॉशिंग होगी तो ठीक इसका उल्टा प्रोसीजर होगा। अब बारी आई, कैसे होगी ये बैक वॉशिंग? तो ये जो बनाया था ना, ये सिर्फ इस फिगर को सुंदर दिखाने के लिए नहीं बनाया था, इसका कुछ काम भी है। क्या काम है इसका? अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा हुआ है एक वॉश वाटर का स्टोरेज टैंक जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा है, और आपका ये एयर कंप्रेसर यूनिट रखा हुआ है। अब समझते हैं पहले कि ये दोनों क्या होता है। देखो, जब भी आपको किसी चीज की सफाई करनी है, ये बट ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि आप गंदे पानी से तो सफाई करोगे नहीं, साफ करना है ना। अब गंदे कपड़े को क्या गंदे पानी से साफ करते हो? नहीं, साफ पानी से साफ करते हो ना। तो अगर फिल्टर में इम्प्योरिटीज आ गई है और आपको उनको हटाना है, उनको साफ करना है, तो ऑब्वियसली आप साफ पानी से साफ करोगे उसको, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैंने पानी स्टोर करके रखा है और इसको बोल दिया है वॉश वाटर स्टोरेज टैंक। एंड इफ यू कैन सी, ये जनरली 7 से 10 मीटर ऊपर प्रोवाइड किया गया है। क्लियर? यानी आप देख सकते हो 2 से 3 स्टोरी मान के चलो, इतनी ऊंची हाइट पर ये वॉश वाटर स्टोरेज टैंक प्रोवाइड किया गया है। क्या करता है ये? क्या करता है? ये पानी बैक वॉशिंग के लिए यूज होता है, यानी कि फिल्टर की सफाई के लिए यूज होता है। इस समय आप क्या करते हो? दोनों वॉल्व को बंद कर देते हो। अब क्योंकि फिल्टर में अब एफिशिएंसी नहीं मिल रही है डिजायर्ड, मतलब फिल्टर में हो गई है बहुत सारी इम्प्योरिटीज जमा, फिल्टर को जरूरत है क्लीनिंग की, तो आपने वॉल्व 1 और वॉल्व 4 बंद कर दिया, फिल्टर पूरा खाली हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया? सेकेंड स्टेज में आपने 3 चीजें खोली। क्या क्या खोला आपने? यहां देखोगे तो वॉल्व 5, वॉल्व 6, सो वॉल्व 5, वॉल्व 6 और यहाँ पर एक और वॉल्व है 2।
ये तीनों वॉल्व आपने खोले। अब क्यों खोले ये 3 वॉल्व, इसको भी समझ लेते हैं। देखो मुझे करनी है क्या, फिल्टर की सफाई। फिल्टर की सफाई के लिए चाहिए पानी, पानी ऑलरेडी स्टोर करके रखा है। ये पानी फ्लो करते हुए, इसका डायरेक्शन भी दिखा देती हूँ, ये पानी फ्लो करते हुए आएगा वॉल्व 6 से। वॉल्व 6 को ओपन करेंगे और ठीक जिस तरीके से आपका फिल्ट्रेशन हो रहा था, जिस प्रोसेस में एक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसके उल्टे मैनर में ये प्रोसीड करेगा। कैसे, देखो वॉश वाटर आया, ठीक है, वॉश वाटर से मेन ड्रेन से लेटरल ड्रेन से ग्रेवल लेयर, ग्रेवल से सैंड। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन के टाइम इसको उल्टा कर रहे थे, अभी दूसरा उल्टा मेथड कर रहे हैं। किसी एक को सीधा मान लो, दूसरा अपने आप उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आप इस मैनर में प्रोसीड करोगे बैक वॉशिंग करने के लिए। फिर ये एयर कंप्रेसर क्यों प्रोवाइड किया गया है, किन्हीं कंडीशन में कहीं कुछ ऐसी जगहों पर अगर आपको डिजायर्ड हाइट आप वॉश वाटर को रखने के एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, उस कंडीशन में आप अगर लोअर हाइट में, लोअर डेप्थ में वॉश वाटर स्टोरेज टैंक को रख रहे हो, तो आपको इस एयर कंप्रेसर की यूनिट की जरूरत पड़ेगी फॉर बैक वॉशिंग, इसलिए इसको भी रखा गया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वॉल्व 5 वॉल्व 6 खोल दिया, बैक वॉशिंग के लिए पानी गया मेन ड्रेन से लेटरल, लेटरल से ग्रेवल, ग्रेवल से सैंड। अब क्या हो रहा है, सैंड में है क्या, सैंड में है सैंड के मीडियम पार्टिकल्स, फिल्टर मीडियम में है सैंड के मीडियम पार्टिकल्स। और ये बड़ा बना के दिखा रही हूँ आपको सो दैट कैमरे में विजिबल हो। और यहाँ पर इनके वॉइड्स अनइवन, कुछ छोटे पार्टिकल्स भी और इम्प्योरिटीज भी इंट्रैप्ड है। ठीक है, इम्प्योरिटीज भी इंट्रैप्ड है। अब क्या हुआ कि ये फंडा क्यों आया कि बैक वॉशिंग करनी पड़ेगी, कुछ और दिमाग से इन्वेंट कर लेते, ये जरूरत क्या थी करने की। तो देखो साइकोलॉजी, जब आप इसमें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पानी को पास करोगे, एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता दूं, 6 to 16 टाइम्स ज्यादा रेट से एज दैट ऑफ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आप पानी को पास करते हो, 6 to 16 टाइम्स। तो क्या होता है जब आप इसको पास करते हो पानी को, तो क्या निकल के आता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शंस में, ये जो आपका फिल्टर मीडिया है, अगर पहले इसकी डेप्थ थी d, तो ऑब्वियसली अब क्या हो जाएगा, जब आपने पानी पास किया डेप्थ इसकी बढ़ जाएगी। या अगर मैं तुमको जियोटेक के उससे भी समझा देती हूँ, दोनों किसी भी मैनर में समझ सकते हो, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो सेम ही रहेंगे। जब आप पानी को क्या करोगे, जब आप पानी को पास करोगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ जाएंगे, विच विल नीड टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम। और वॉल्यूम का इंक्रीज आपको किस में दिखेगा, आपको डेप्थ में दिखेगा, कि हाँ डेप्थ में देख के आपने बोल दिया कि हाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या निकला, इससे फायदा ये निकला कि जो मीडियम पार्टिकल्स के बीच में इम्प्योरिटीज इंट्रैप्ड थी, अब वो खुल जाएंगी एंड बैकवॉश वाटर के साथ वो इम्प्योरिटीज चली जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी वॉश वाटर ट्रफ में। वॉश वाटर ट्रफ से आप उसको प्रोवाइड कर दोगे इनलेट चेंबर से, इनलेट चेंबर से वॉल्व 2 कनेक्टेड है, वॉल्व 2 से वो वॉश वाटर गटर में चला जाएगा। क्यों बैकवॉश वाले को क्यों हमने वॉश वाटर गटर में भेजा, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज थी। क्यों, पानी तो साफ था, जब यहां से पानी आ रहा था वो तो साफ था, पर जब ये पानी गया, when this water went here with main drain से लेटरल, लेटरल से ग्रेवल, ग्रेवल से सैंड, तो इसने सैंड की इम्प्योरिटीज को जो वॉइड्स के बीच में इंट्रैप थी उसको बाहर निकाला। क्योंकि इन इम्प्योरिटीज को इसने बाहर निकाला, ठीक है, दैट वाटर कंटेन्स इम्प्योरिटीज, हमने उसको वॉश वाटर ट्रफ में स्टोर किया, वहां से इनलेट चेंबर में लेके गए, इनलेट चेंबर से कहाँ लेकर गए उसको हम लोग, वॉश वाटर। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा काम हुआ कि चलो 2, 5, 6 वॉल्व्स की मदद से आपने बैक वॉशिंग की। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या होता है,
अब प्रॉब्लम ये है कि चलो मैंने पूरी बैक वॉशिंग कर दी, मैंने पूरी फिल्टर की सफाई कर दी, लेट अस सपोज 15 मिनट लग गए एग्जाम्पल। अब क्या हो रहा है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि चलो सफाई तो हो गई, जैसे वहां पर सफाई हुई थी ना सरफेस क्लीनिंग करके, सफाई यहाँ पर भी हो गई। अब क्या इस कंडीशन में मैं अब जब वापस हमारा फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो क्या उस कंडीशन में जो वॉल्व 1 से वॉल्व 1 को खोल दूंगी और वॉल्व 4 को खोल के क्या वापस फिल्ट्रेशन तुरंत स्टार्ट कर देंगे क्या? पॉज करके वीडियो को मुझे इसका आंसर देना तुम, कि यहाँ पर जब तुम्हारा बैक वॉशिंग हो गई, सफाई हो गई, तो क्या अब 2 और 5, 6 वॉल्व्स को छोड़ दिया, क्लोज कर दिया, अब क्या वापस हम लोग 1 और 4 वॉल्व को ओपन करके काम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? वापस फिल्ट्रेशन कर सकते हैं क्या? बताओ, पॉज करो और इसका आंसर दो मुझे। नहीं, जनरली हम ऐसा नहीं करते। हम वॉल्व 1 को तो खोलेंगे पर वॉल्व 4 को नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ बैकवॉश्ड वाटर प्रेजेंट होगा फिल्टर मीडिया में, और अगर वो प्रेजेंट है मीन्स इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो हालांकि हमने बोला कि हमने कुछ हद तक इम्प्योरिटीज को रिमूव किया बैक वॉशिंग करके, बट कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ बैकवॉश वाटर तो अभी भी प्रेजेंट है यहाँ पर, और मुझे उसको रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल, वापस से वाटर जो कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक से आ रहा है उसको पास कर दो, ठीक है, उसको पास कर दो। पहली चीज, जब उसको पास किया, वॉल्व 4 बंद रखो कि मुझे वॉल्व 4 तो नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे उस पानी को डिसइंफेक्शन के लिए नहीं भेजना है, तो वॉल्व 4 बंद रखो। वॉल्व 1 से इनलेट चेम्बर में जाएगा, सेम वही काम होगा, बस फर्क इतना है कि इस बार ये वॉल्व 4 से जाने की बजाय वॉल्व 3 से वॉश वाटर गटर में चला जाएगा, सो दैट अगर कोई इम्प्यूरिटीज बची होगी जो साफ नहीं हो पाई है और बैकवॉश वाटर जो भी प्रेजेंट है, ठीक है, उसको का भी रिमूवल हो जाएगा, उसका भी रिमूवल हो जाएगा, ठीक है, एंड वॉल्व 3 से वो वॉश वाटर गटर में चला जाएगा। सो इसको आप बोलते हो मैच्योरेशन ऑफ फिल्टर। बैकवॉश वाटर को आप हटा रहे होते हो, दैट इज यू आर डूइंग मैच्योरेशन ऑफ फिल्टर, आप फिल्टर को और मैच्योर कर रहे हो। एंड इस टाइम पर आप एक्चुअली में टाइम भी दे रहे हो स्मट्सडेग लेयर को बनने के लिए। यू आर गिविंग टाइम फॉर स्मट्सडेग लेयर टू फॉर्म, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है, और आपको जो बैकवॉश वाटर अगर बच गया है आपके फिल्टर मीडिया में कहीं पर भी, तो उसको भी रिमूव करने के लिए आपने शुरू में वॉल्व 4 नहीं खोला, वॉल्व 3 ओपन किया, सो दैट ऑल दैट बैकवॉश वाटर विच कंसिस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज कैन ड्रेन आउट फ्रॉम वॉल्व नंबर 3, ठीक है। तो जब ये हो गया काम, तो बस फिर क्या था, वॉल्व 3 को बंद कर दो, अगेन वॉल्व 1 तो खुला है, वॉल्व 4 को खोल दो, और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और प्रोसेस वापस से स्टार्ट होगी, वापस से जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा था वो प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को होने में, इस बैक वॉशिंग के पूरे प्रोसेस को होने में करीब, बैक वॉशिंग क्लीनिंग करना रहता है सब, 15 से 30 मिनट्स या कभी कभी 45 मिनट्स भी लग जाते हैं। 15 से 30 मिनट्स जनरल बेसिस पर, या 45 मिनट्स तक भी लग जाते हैं, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है। अब बारी आती है कि वहाँ पर आप क्या कर रहे थे, स्लो सैंड फिल्टर्स में भी आप सरफेस क्लीनिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर लगता था 1 से 3 महीने में सफाई करने की जरूरत पड़ती थी। यहाँ पे क्या फंडा है, यहाँ पर आपको एवरी 24 to 36 आवर्स, अगर मैं बात करूं कि कितने टाइम क्लीनिंग करनी पड़ती है, हर 24 से 36 आवर्स में आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। यू हैव टू डू क्लीनिंग, आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप बोलोगे फिर तो यहाँ पे बहुत क्लीनिंग करनी पड़ रही है, बैक वॉशिंग भी करना पड़ रहा है, बिल्कुल, पर आप ये तो देखो कि कितना 100 से 200 लीटर पानी मिल रहा था आपको, किसके केस में, स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में, उससे कई ज्यादा पानी दे रहा है आपको रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स। तो ऑब्वियसली अब इतने लार्ज पॉपुलेशन को सप्लाई करना है, तो ठीक है क्लीनिंग कर दी, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। और एक चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए
कि जब आप पानी पास करोगे सफाई करने के लिए, बैक वॉशिंग के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ इम्प्योरिटीज, फिल्टर मीडिया के बीच में जो इम्प्योरिटीज है वो बाहर निकल कर आए। सैंड के पार्टिकल्स बाहर निकल के नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूरा काम ही खत्म हो गया। जो इतनी मेहनत करके रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स पढ़ रहे हैं, पूरा अरेंजमेंट बनाया, सभी खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। इम्प्योरिटीज रिमूव कर रहे हैं और तुमने तो इम्प्योरिटीज भी साथ में, जो फिल्टर मीडिया उसी को साथ में ले गए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है जब बैक वॉशिंग करो तब सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज जो वॉइड्स में प्रेजेंट है उनका रिमूवल हो, ना कि सैंड मीडियम पार्टिकल्स भी उसके साथ चले जाए। तो आपको प्रॉपर वेलोसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर, कि जो सेटलिंग वेलोसिटी होता है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द मीडियम पार्टिकल, जो एक छोटे मीडियम पार्टिकल, जो सबसे छोटा मीडियम पार्टिकल सैंड का प्रेजेंट होता है, उसकी सेटलिंग वेलोसिटी से भी कम होनी चाहिए आपकी बैक वॉश वेलोसिटी। ठीक है, तभी आपके जो सैंड के मीडियम पार्टिकल्स है वो बैक वॉशिंग के टाइम जो बैक वॉश वाटर है उसके साथ ना चले जाए। तो ये ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी निकल कर आती है इसकी वर्किंग की। एयर कंप्रेसर यूनिट फिर से बोल रही हूँ, जहाँ पर आप डिजायर्ड हाइट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो वॉश वाटर स्टोरेज टैंक की, उस कंडीशन में आपको एयर कंप्रेसर यूनिट भी रखना पड़ता है। क्लियर। अब इसकी एफिशिएंसी की बात करूं, बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी वगैरह की बात करूं, तो जनरली इट कम्स आउट टू बी 80 to 90%, इस रेंज में होती है। और उसकी तो 98-99% जाती है आपकी स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में, और जाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके केस में D10 की वैल्यू कम थी, उसके केस में CU ज़्यादा था, और उसकी पूरी कहानी हम लोग पढ़ रखे। तो यहाँ पर बेसिकली इतनी एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती। वहाँ पर फाइनर पार्टिकल्स थे, साइज तो क्या हो रहा था, मीडियम पार्टिकल्स को के साथ जो है मीडियम पार्टिकल्स में जो फाइनर इम्प्योरिटीज भी इंट्रैप्ड हो गई थी, एंड इवन जो पानी पास हो रहा था उसको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही थी। ठीक है, यहाँ पर उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा निकल के आ रहा है, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पर भी क्योंकि ये है तो ग्रेविटी फिल्टर ही, यहाँ पर भी पानी को जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है मीडियम पार्टिकल्स, उसके लिए एनर्जी पानी का खुद का वेट उसे प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर लेवल वाइल फिल्टरिंग, तो आपको वो स्टैटिक हेड मेंटेन करके रखना पड़ता है, सो दैट वाटर डिराइव्स its energy from its own weight to overcome the resistance of the medium particles. क्लियर है? तो हाँ ठीक है, क्लियर है। एफिशिएंसी 80 to 90% है, उसकी ज़्यादा थी। ठीक है, बट ये कलर को ज़्यादा इफेक्टिवली, रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कलर को ज़्यादा इफेक्टिवली रिमूव करता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब इसके बाद एक चीज़ आती है कि हमने क्या किया, सफाई किया साफ पानी से, साफ पानी को स्टोर करके रखा, तो ये साफ पानी को भी तो फिल्टर करना पड़ेगा। पहले तो ये बात निकल के आती है कि कितना पानी यूज हुआ, ये बैक वॉशिंग सफाई करते टाइम कितना पानी यूज हुआ। तो जो पानी यूज हुआ वो 2 से 5% या 6%, इसके अबाउट ही रेंज में वैल्यूज आती है, 2 to 6% और यू कैन से 2 to 5% ऑफ द फिल्टर्ड वाटर, filtered water. Quantity of water used for backwashing. Used for ठीक है, तो 2 to 6% फिल्टर, जितना पानी फिल्टर किया उसका 2 से 6% यूज हुआ। और अगर मैं यही बात करती कि सफाई करने के लिए स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स में कितना पानी यूज किया, तो 0.2 से 0.6%, ठीक है, 0.2 से 0.5, 0.6% पानी यूज होता है किसके केस में, स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में सफाई करने के लिए, और वो भी 1 से 3 महीने में होती है। यहाँ तो हर दूसरे दिन आपको करना ही पड़ जाता है अगर जनरलाइज्ड बेसिस पर बात करूँ तो। ठीक है, तो इतना पानी यूज हो रहा है बैक वॉशिंग करने के लिए, फिल्टर की सफाई करने के लिए। अब बात आती है क्या, इतना पानी यूज कर रहे हो, पानी लाओगे कहाँ से? लेट अस सपोज तुम्हारा है कि पानी की रिक्वायरमेंट है, एक दिन में पानी की रिक्वायरमेंट है कि 100 mld पानी फिल्टर होना चाहिए। ठीक है, अब इस 100 mld पानी में
तुमको कुछ पानी की रिक्वायरमेंट है, इसका 2 से 5% रिक्वायरमेंट है किसकी, बैक वॉशिंग करने के लिए, इसकी सफाई करने के लिए। अगर आपने इस 100 ml के पानी जो प्योरीफाई हो रहा है, इसी में से ही 2 से 6%, 5% का पानी बैक वॉशिंग के लिए यूज कर लिया, तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 100 ml। वो तो फुलफिल ही नहीं हुई। क्यों फुलफिल नहीं हुई? क्योंकि इस 100 ml में से ही आपने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आपने किसके लिए यूज कर लिया, आपने बैक वॉशिंग के लिए यूज कर लिया। इसका मतलब जितना पानी की रिक्वायरमेंट है, जितना पानी को ट्रीट करना उतना तो है ही है, उतना तो आपको ट्रीट करना ही है। प्लस ध्यान रहे इसका 2 से 5% पानी भी आपको ट्रीट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका डिजायर्ड फंक्शन, डिजायर्ड एम फुलफिल होगा। क्या एम था आपका, क्या एम था कि मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी सप्लाई हो। तो हाँ, पहले अगर आप इस 100 ml जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसी में से बैक वॉशिंग के लिए पानी ले रहे थे तो मुझे प्रॉब्लम थी। अब आपने बोला कि ठीक है 100 ml तुमको चाहिए ना, उतना है, हम उसमें थोड़ा 2 से 5% एक्स्ट्रा और फिल्टर करेंगे सो दैट बैक वॉशिंग की जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो फुलफिल हो जाए। तो ये इसलिए बताया क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आप इसको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर बोला है, क्वेश्चन में तो ये तो मैंने आपको रेंज बताई है, क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई करेगा 5% वाटर यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग, 4% वाटर यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज आपको लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसे ही होगा, वैसे ही होगा मतलब क्या, अगर आपको टोटल एरिया फिल्टर यूनिट का निकालना है तो ये हो जाएगा डिजाइन डिस्चार्ज, जितना डिस्चार्ज आ रहा है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। डिजाइनिंग का क्वेश्चन है तो अज्यूम करनी पड़ेगी ये वैल्यू, बेसिकली हुआ प्रिपेयरिंग फॉर ईएससी, और गेट के क्वेश्चन में तो स्पेसिफाइड रहती है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बैक वॉशिंग को कितना टाइम लगता है, बैक वॉशिंग को कितना टाइम लगता है, 15 to 30 मिनट्स, एट मोस्ट 45 मिनट्स लगता है फॉर द एफिशिएंट रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज। सो ये तो मैंने पूरी कहानी आपको बता दी, वर्किंग, ऑपरेशन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, क्लीनिंग, फिल्टर मीडिया का सब बता दिया शुरू में। अब अगर आपको कोई ये दिखाए और आपको सीक्वेंसिंग करके दे, ठीक है, जस्ट अगर आपको ऐसा फिगर छोटा सा बना दे और आपको सीक्वेंसिंग दे कि किस बेसिकली वॉल्स का क्या फंक्शनिंग होती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन क्लीनिंग ऑफ द फिल्टर्स, तो पहले वॉल 1 और वॉल 4 ओपन होता है जब शुरू में फिल्टर स्टार्ट होता है, उसके बाद 1 और 4 क्लोज हो जाते हैं जब फिल्टर एम्प्टी हो जाता है, तब 2, 5, 6 वॉल्स ओपन होते हैं। बैक वॉशिंग एयर कंप्रेसर यूनिट ट्रफ में स्टोर होता है, वहां से पानी इनलेट चेंबर से गया वॉश वाटर गटर में, ये बैक वॉशिंग करने लगे आप, ठीक है, पानी सप्लाई कर दिया, उसके बाद बैक वॉशिंग हुई, बैक वॉशिंग होने के बाद पानी वॉश वाटर गटर में गया, उसके बाद आपने टाइम दिया इस फिल्टर को मैच्योर होने का, उसके लिए फिर आपने क्या किया, वॉल 1 खोला और वॉल 3 खोला, वॉल 4 अभी भी बंद है। एक बार जब बैक वॉशिंग और मैच्योरेशन हो गया उसके बाद आप अगेन वॉल 1 और वॉल 4 को ओपन कर देते हो, वॉल 1 तो ओपन ही है, वॉल 4 को बेसिकली ओपन कर देते हो, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसीजर विच गोज इन द केस ऑफ रैपिड्स एंड ग्रेविटी फिल्टर्स। एंड ऑफ कोर्स रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई भी असर्शन, रीजनिंग क्वेश्चन सीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो या टिक द करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन आए तो आपको बनना चाहिए, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स जो कि स्पेसिफिकली इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि गेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो आपको वो कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है एंड उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल तो बट ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट सेशन ऑफ द लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, कोई इशू नहीं है। चलो अब समझते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है, मतलब देखो, मैं अगर बैक वॉशिंग की बात करूं तो मैंने आपको ये स्टेटमेंट दे के रखा था, ये वाला स्टेटमेंट। अच्छा, इससे पहले इसको 2 सेकंड के लिए पॉज कर रही हूँ। एक चीज याद करो, मैंने ग्रेवल के केस में आपको बोला था कि ग्रेवल में यहाँ पर काम होता है क्या कि सैंड के पार्टिकल्स को, मीडियम पार्टिकल्स को सपोर्ट करना, जो सेम काम आपका किसमें था, स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में। एक एडिशनल काम मैंने आपको पहले बताया था पर मुझे लगा कि आपने बैक वॉशिंग बहुत स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी होगी तो उनको आइडिया नहीं। अब क्योंकि हमने बैक वॉशिंग डील कर लिया है तो अब समझो,
अगर आपने यूनिफॉर्मली प्रॉपरली ग्रेवल की लेयर्स को प्लेस नहीं किया है तो क्या होगा, उस कंडीशन में अगर प्रॉपरली आपने इसको अरेंज नहीं किया ग्रेवल्स की लेयर्स को, तो जब पानी मेन ड्रेन से लेटरल ड्रेन में जाएगा, लेटरल ड्रेन से ग्रेवल में जाएगा और ग्रेवल से सैंड में जाएगा, एंड उस कंडीशन में अगर ग्रेवल की लेयर आपने प्रॉपरली कंपैक्ट करके ग्रेड नहीं किया है तो चांसेस है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैकवॉश वाटर सैंड के मीडियम पार्टिकल्स में नहीं होगा, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो इवन सैंड के मीडियम पार्टिकल्स भी बाहर निकल के चले जाएंगे। इम्प्योरिटीज तो जाएगी ही जाएगी, जो कि हमारा एम था, पर मीडियम पार्टिकल्स भी चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पे दो काम रहते हैं, एक कि ये सैंड के पार्टिकल्स को सपोर्ट करे और ये यूनिफॉर्मली बैकवॉश वाटर सैंड के मीडियम पार्टिकल्स में अप्लाई हो, उसका भी ग्रेवल को ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? तो ये चीज आपको समझनी थी। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं इस टॉपिक पे जो हमारा आगे का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, कि क्या होता है जब आपने बैक वॉशिंग की तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर मीडिया को एक्सपैंड करना पड़ेगा। जब एक्सपैंड होगा तभी तो जो इम्प्योरिटीज बेसिकली इंट्रैप्ड है वॉइड्स में फिल्टर मीडिया के, वो क्या होगी, बाहर निकल कर आएगी। क्योंकि मुझे तो इन इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना है ना, यही तो मेरा एम है, जिसके लिए तो मैं रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर यूज कर रही हूँ, फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज कर रही हूँ। तो मेरे को कुछ किसी भी हालत में इसको एक्सपैंड करना है। तो देखा गया अगर मुझे इसको हाइड्रोलिकली एक्सपैंड करना है फिल्टर बेड का, तो क्या होगा, अगर मुझे इसको हाइड्रोलिकली एक्सपैंड करना है तो ऑब्वियसली एनर्जी लगेगी। जब आपको किसी चीज़ को एक्सपैंड करना है तो ऑब्वियसली एनर्जी लगेगी, तो कुछ लॉस होगा हेड का। वो कितना लॉस हुआ एनर्जी का, या एनर्जी को तो हम लोग अलग अलग टर्म्स में रिपोर्ट करते ही हैं, तो यहाँ पर अगर मैं हेड के टर्म्स में बात करूँ तो कितना लॉस ऑफ हेड हुआ, दैट इज इक्वल टू बायंट वेट ऑफ द पार्टिकल्स। जो इन फिल्टर मीडिया में जो पार्टिकल्स है इनका बायंट वेट है उसके इक्वल होता है। तो जितना हेड लॉस हो रहा है, अगर आपको बेसिकली इस फिल्टर बेड को एक्सपैंड करना है, टू हाइड्रोलिकली एक्सपैंड द फिल्टर बेड, लॉस ऑफ हेड इज इक्वल टू बायंट वेट ऑफ पार्टिकल्स फॉर्मिंग द फिल्टर बेड। ठीक है, तो ये जो बायंट वेट है पार्टिकल्स का फॉर्मिंग द फिल्टर बेड, और उसके कारण अब आपको क्या होगा, हेड लॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ आपको एंड रिजल्ट बता रही हूँ कि जो हेड लॉस होता है थ्रू द फिल्टर बेड वो कितना निकल कर आता है। तो अगर मैं बात करूँ हेड लॉस थ्रू फिल्टर बेड, शॉर्ट में लिख रही हूँ HL, दिस इज इक्वल टू D1 माइनस N। अब D क्या होता है, इनिशियली अगर मैं बात करूँ, इनिशियली जो डेप्थ थी फिल्टर मीडिया की वो थी D, तो ये वो D डेप्थ है। ठीक है, उसकी इनिशियल पोरोसिटी थी N, तो ये वो पोरोसिटी है। तो आप डेरिवेशन करोगे इसका पूरा, ठीक है, तो आपका एंड रिजल्ट ये निकल कर आता है। आई एम नॉट डूइंग डेरिवेशन राइट नाउ, ठीक है। तो हेड लॉस जो होता है थ्रू फिल्टर मीडिया से, इट इज इक्वल टू D1 माइनस N, वे D इज द डेप्थ ऑफ द फिल्टर मीडिया, N इज द पोरोसिटी ऑफ द फिल्टर मीडिया। अब अगर मैं बात करूं आगे, तो ये देखा गया कि जो हेड लॉस होता है थ्रू unexpanded bed is equal to head loss through expanded bed। तो अगर मैं इसको आपको एक्सप्रेशन वाइज बताऊं तो इनिशियली डेप्थ थी कितनी D, जब ये एक्सपैंड हुआ डेप्थ कितनी हो गई D डैश, इनिशियल पोरोसिटी थी N, और ऑब्वियसली बात है जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंक्रीज करेगा, देखो क्योंकि आपको पता होना चाहिए टोटल वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स विल रिमेन टू बी सेम, ठीक है। तो अगर आपने जब पानी सप्लाई किया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम की जो बढ़त है इंक्रीज, वो आपको किसके टर्म्स में दिखेगी, वो आपको डेप्थ के टर्म्स में दिखेगी। तो जब डेप्थ बढ़ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ गया, बट ऑब्वियसली आपकी पोरोसिटी क्या होगी,
बढ़ेगी. सो 1 माइनस एन डैश, ये होती है एक्सपैंडेड पोरोसिटी एन इज ओरिजिनल या इनिशियल पोरोसिटी या पोरोसिटी ऑफ अनएक्सपैंडेड बेड. डी डेप्थ ऑफ अनएक्सपैंडेड बेड. ये इसलिए मैं सब लिख दे रही हूँ, इसका रीजन कि क्वेश्चन में इसी की राउंड अबाउट या तो इसी को थोड़ा फैशनेबल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर देगा, जो कि आप देखोगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब आपको मेरी बात याद आएगी कि हाँ मैम, हम लोग को क्वेश्चन में समझ ही नहीं आ पाता कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, तब आपको समझ में आएगा इन सब टर्म्स से. ठीक है. और उसके बाद डी डैश डेप्थ ऑफ एक्सपैंडेड बेड. ठीक है. अब एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, एक और चीज वो ये कि ये जो एक्सपैंडेड पोरोसिटी है, ठीक है, क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का आएगा तो 3 कोई चीजें दे दी रहेगी, 4th पूछ लेगा, तो जस्ट ये इक्वेशन यूज करके निकाल लोगे. हाँ, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में एकदम आसानी से नहीं दे देगा कि एक्सपैंडेड पोरोसिटी ये, इनिशियल पोरोसिटी ये, वो थोड़े अच्छे लैंग्वेज में उसको रिप्रेजेंट करेगा. तो क्वेश्चन रीड करके आपको समझ में आना चाहिए कि उसने एक्सपैंडेड डेप्थ दी है, अनएक्सपैंडेड डेप्थ दी है, इनिशियल पोरोसिटी दी है, क्या दिया, वो आपको लैंग्वेज रीड करके पता चलेगा. अब नेक्स्ट चीज जो है इसमें, पोरोसिटी एक्सपैंडेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एम्पेरिकल रिलेशन है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड. VB अपॉन VS टू द पावर 0.22, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा. 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अपने आप याद हो जाता है. ठीक है. तो इट्स नॉट कि लेके बैठ के इसको मगअप कर रहे हैं. हाँ, अब यहाँ पे VB और VS क्या है, VS सेटलिंग वेलोसिटी है, टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी बोलो, सेटलिंग वेलोसिटी बोल दो. ठीक है. और VB क्या है, बैकवर्ड वेलोसिटी है. ठीक है. बैकवर्ड वेलोसिटी और VS क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी है, एम्पेरिकल रिलेशन है. तो अगर 2 मार्क्स में आ जाएगा तो वो जनरली आपको इसमें से 2 चीज देगा, 2 चीज नहीं देगा. तो पहले आपको एन डैश निकालना पड़ेगा, फिर उससे लेटर सपोज डी डैश की वैल्यू मिली निकालनी है तो आपको डी डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पर उसके लिए पहले एन डैश निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो बैकवर्ड वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी, कभी कभी अगर सेटलिंग वेलोसिटी नहीं देगा तो वो कुछ ऐसे टर्म्स दे देगा या ऐसी वैल्यूज दे देगा जिससे आपको सेटलिंग वेलोसिटी निकालनी पड़ जाएगी. ठीक है. तो क्वेश्चन बड़ा करने के लिए घुमाएगा आपको, पर अगर आपको पूरे फॉर्मूलाज और पूरे कंसेप्ट्स पता है तो कोई जरूरत ही नहीं है और कुछ जानने की. क्लियर. तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कितना हेड लॉस है. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ब्लॉक में मार्क कर लो. और जो इसका स्टेटमेंट है, टू हाइड्रोलिकली एक्सपैंड द पोरस बेड, लॉस ऑफ हेड इज इक्वल टू व्हाट, बायोंट वेट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स फॉर्मिंग द फिल्ट अप बेड. ठीक है. तो इसको भी लिख लेते हो, इस स्टेटमेंट को लिख देती हूँ क्योंकि इसको मैं इरेज कर रही हूँ. आई गेस आपने इसको नोट कर लिया होगा. To hydraulically expand the porous bed, loss of head is equal to buoyant weight of particles
So to hydraulically expand the filter bed या porous bed, loss of head is equal to buoyant weight of particles forming the filter bed. तो ये आपकी रिलेशन निकल कर आती है, ये buoyant weight of particles forming the filter bed. हाँ, तो ये आपकी रिलेशन निकल कर आती है हेड लॉस थ्रू फिल्टर बेड जनरल केसेस में. ठीक है, अगर सिर्फ यही पूछा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो, काम हो जाए. बट अगर कुछ एक्सपैंडेड अनएक्सपैंडेड इसके रिलेशन में पूछ रहा है तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. क्लियर है. और ऐसा देखा गया, अब तुम ये बोल सकते हो कि मैम डी डैश की वैल्यू तो ऑब्वियसली डी से ज़्यादा होगी, एन डैश की वैल्यू तो एन से ज़्यादा होगी, तो ये दोनों इक्वल कैसे होंगे. आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो. आप हेड लॉस, आपको लेटर सपोज हेड लॉस पूछा है क्वेश्चन में, दो चीज़ें पूछी है, एक तो हेड लॉस पूछा है और दूसरा आपसे लेटर सपोज पूछा है किसके बारे में, एक्सपैंडेड डेप्थ के बारे में पूछा है. तो अब एक बार इस फॉर्मूले से हेड लॉस निकाल के देखो, एक बार इस फॉर्मूले से हेड लॉस निकाल के देखते हैं. डी डैश निकालने के बाद आप देखोगे कि ऑलमोस्ट राउंड अबाउट सेम ही वैल्यू आती है दोनों केस में. ठीक है, तो ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दे गेट द सेम वैल्यू. क्लियर. तो ये पूरी कहानी निकल कर आती है किसके केस में, ये पूरी कहानी निकल कर आती है रैपिड्स एंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में. आज की डेट में जनरली हम रैपिड्स एंड ग्रेविटी फिल्टर्स ही यूज़ करते हैं. रीज़न इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है. हाँ, एफिशिएंसी 80 to 90% है. मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अब याद करो वो स्टेटमेंट. मैंने आपको बोला था स्लो एंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, कितनी 98-99% तक भी आ जाती है बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी. बट इसकी कितनी रहती है, 80 to 90%. तो ऐसे ज़मीन आसमान का फ़र्क वाली तो बात ही नहीं है कि उसकी 100 थी, इसकी 40% थी, ऐसा तो है नहीं. 80 से 90% है. तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, कौन सा ये पानी आपके घरों में अभी सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे तो मैंने लिखा ही हुआ है ना कि ये पानी डिसइंफेक्शन यूनिट में जाएगा. ठीक है. एंड इसमें एक चीज़ और याद करो, मैंने आपको बताया था स्लो एंड ग्रेविटी फिल्टर्स में टेलीस्कोपिक ट्यूब के बारे में, कि जब आपका हेड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो कांस्टेंट रेट से पानी को फिल्टर करने के लिए आप टेलीस्कोपिक ट्यूब को लोअर डाउन कर देते हो, क्योंकि वो एक एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक ट्यूब होता है. सिमिलरली यहाँ पर तो ऑब्वियसली एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक ट्यूब नहीं है, बट यहाँ पर हमने एक फिल्टर रेट कंट्रोलर लगा के रखा है सो दैट हमें कांस्टेंट डिस्चार्ज मिले. फॉर गेटिंग द कांस्टेंट डिस्चार्ज हमने यहाँ पे ये फिल्टर रेट कंट्रोलर लगा के रखा है. क्लियर. तो ये एक चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए. क्लियर. बाकी तो सब चीज़ें वही है, बस है कि यहाँ पे वॉल्व ज़्यादा हैं. ठीक है, बैक वॉशिंग करनी पड़ती है, बट रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तो ज़्यादा मिलता है और हमारी जो डिमांड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो यहाँ पे फुलफिल हो जा रही है, तो हमें कोई इशू नहीं है. क्लियर. सो दैट्स ऑल. आपको ये रिवाइज करके आना है. एंड आज के सेशन में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ. वो क्वेश्चन है ये कि आप मुझे बताओ कि जो मैंने आपको CU की वैल्यू बताई है, CU की वैल्यू बताई थी रैपिड्स एंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में एंड स्लो एंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में. तो आप नीचे मुझे वो CU क्या होता है वो भी बताना, और मुझे ये भी बताना कि RSF के केस में, अब इतना पूरा मत लिखो, शॉर्ट में RSF लिख देना, रैपिड सैंड फिल्टर, एंड स्लो सैंड फिल्टर के लिए SSF. ठीक है. तो दोनों के केस में CU की वैल्यू क्या होती है, और अगर किसी को याद है तो और भी अच्छी बात है अगर वो D10 भी लिख देता है. क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कभी अगर तुम्हें भूल जाओ कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन किससे ज़्यादा होता है, हालांकि भूलोगे नहीं, रीज़न इसका नाम ही क्यों रैपिड है और उसका नाम ही क्यों स्लो है. अगर इसका नाम में ये रैपिड दिया तो कुछ तो रैपिड होगा, तभी तो नाम रैपिड दिया है ना. तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अभी तुम हटा दिया, मैंने उसको लिखा था ना 3000 to 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, उतना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है. तो हाँ, ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट्स रैपिड, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा है. ठीक है, तो बता देना मुझे. और CU वगैरह की वैल्यू इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे स्पेसिफिकली जो लोग ESE या स्टेट लेवल्स की बात करते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ देता है. ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल टाइप्स का, क्योंकि जनरली आपको उसमें बल्क में क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं लिमिटेड अमाउंट में, तो वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देता है. तो आपको जस्ट एक आइडिया रहना चाहिए रेंज का. दैट्स वॉट आई वॉन्टेड. क्लियर. सो नेक्स्ट सेशन में आपको इसको पूरा पढ़कर आना है. ठीक है, स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला क्या होता है ये पढ़कर आना है, और ये चीज़. ठीक है, ये आपको पढ़ के आना है. एरिया बता भी चुकी हूँ, चलो फिर से मैं बस लिख ही देती हूँ कि जो सरफेस एरिया होता है दैट इज डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. पहले ही बता दूं, गेट की बात कर रही हूँ, फिर से बोल दे रही हूँ, ध्यान से मैं बार बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों पे अगर मैं कोई चीज़ 3 से 4 बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है
आई हैव सीन ऑफलाइन स्टूडेंट्स डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि क्वेश्चन में आपको गेट क्या क्वेश्चन की बात करूं, उसमें वो जो आपको डिस्चार्ज दे देगा दैट इज डिजाइन डिस्चार्ज। हाँ, बट अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है तो वो जनरली आपको बता देता है, या नहीं बताता तो हम लोग वहाँ पर एक नोट डाल देते हैं कि हम लोग MDD के लिए डिजाइन कर रहे हैं 1.8 टाइम्स एवरेज डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। तो वो आपको बता देगा, या आप अज्यूम करके नोट डाल देते, क्योंकि वहाँ पर 10% का अप डाउन चलता है, ठीक है, बट गेट में नहीं चलता। गेट में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें उसने इंटीजर वैल्यू पूछी हो, उस क्वेश्चन में जो वैल्यूज आ रही हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। वहां पर अपना एडिशनल दिमाग मत लगाना कि खुद से 1.8 मल्टीप्लाई करे, बोला भी नहीं है क्वेश्चन में, तो ये गलती नहीं करनी अपन को, ठीक है। गेट इज वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। हाँ, अब मुझे लाके 2004-2002 का क्वेश्चन पेपर मत दिखा देना, दैट इज लॉन्ग टाइम बैक। अगर आप हाल फिलहाल में पिछले 5-7 साल का पेपर देखो तो चीजें बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज, जितना डेटा रिक्वायरमेंट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो दिया रहता है, तो अज्यूम करने की जनरली जरूरत नहीं पड़ती है। Clear? So we have done with this rapids and gravity filters also. नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फिल्टर्स, ग्रेविटी फिल्टर्स, अब वो चाहे रैपिड हो चाहे स्लो सैंड हो। प्रेशर फिल्टर्स मैं आपको नहीं बता रही हूँ। प्रेशर फिल्टर्स में बस आपको क्या करना है, आर्टिफिशियली प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, मैकेनिज्म सेम होता है। क्लीनिंग की बात करूँ तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है, एक वर्टिकल टाइप का प्रेशर फिल्टर्स होता है, बस उसका ओरिएंटेशन का डिफरेंस है, पहली चीज़। और दूसरा, अगर मैं बात करूँ उसकी वर्किंग की, द वर्किंग इज समहाउ सिमिलर टू दैट ऑफ रैपिड्स एंड ग्रेविटी फिल्टर्स। वहाँ पर भी 2 वॉल्व नहीं रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा वॉल्व्स लगाए जाते हैं एंड समहाउ वर्किंग इज सेम। बट वहाँ पर फर्क इतना है कि यहाँ पर पानी को जो एनर्जी चाहिए इस रेजिस्टेंस, मीडियम पार्टिकल्स के रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, वो पानी का खुद का वेट प्रोवाइड कर देता है। वाइल इन द केस ऑफ दैट ऑफ प्रेशर फिल्टर्स, उसके केस में क्या होता है, हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है। और बाकी उसके 2 ओरिएंटेशंस होते हैं। क्लियर? सो हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो कल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, देन वील मूव फर्दर। सो आई गेस टेल मी whether you enjoyed this lecture or not. प्रैक्टिस क्वेश्चंस मोर एंड मोर। वैसे तो मैं कल करवा ही दूंगी, बट अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप ट्राई कर लो, और बाकी कल तो जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी। ओके, सो टिल देन स्टडी हार्ड, रिवाइज, टेक केयर, बाय बाय।